मोर पंख से लड़की के फोटो पे फू 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 3 बार करके करें वशीकरण। जो जोशी नहीं है, ज्यादातर वही लोग जो है कुछ भी उपाय बता रहे हैं, कुछ भी। तो हर दिन चांद के नीचे बैठना है और उनसे प्रे करना है कि वो आपके मूड को स्ट्रॉन्ग करे। विदिन 24 डेज आपको वो चीज मिल जाएगी। एक कॉइन रख लें, आब्राकाडाब्रा करके। जैसे सर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो लोगों को 4 चीज़ों से डराया जाता है। पहला 7.5, मांगलिक दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष, और उसी के नाम पे हजारों लाखों की पूजा करा लेते हैं। तो आप बताइए, ऐसे 4 दोष कुछ होते भी हैं या फिर ये डराने के लिए केवल बना दिए गए? किसी की योनि जो है वो गाय जैसी है, किसी की शेर जैसी है, किसी की बिल्ली जैसी है। अच्छा, ये भी होता है इसमें? यही है। कोई बोलता है नाम के आगे ये लेटर लगा लो तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो एक पिक्चर है संजय लीला बंसाली जी की, पद्मावत। उसमें एक्स्ट्रा ये लगा दिया तो ये मूवी इतने की होगी, ये होगी। एक बात बताया, इतने लोग काम करते हैं, उन लोगों को कोई काम नहीं, तेरे ए से हो गया तो पद्मावती क्यों हुआ ये तेरे पता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद। एक दूसरा आता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, कि दैट इज ग्राफोलॉजी। लिखने के स्टाइल से आप उस आदमी का नेचर जान सकते। ये नहीं है कि आप अपना सिग्नेचर चेंज करके अरबपति बन जाओगे, ये नहीं है। आजकल मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आ चुकी है। हर कोई अपना नया और अजीबोगरीब उपाय बेचने में लगा हुआ है। कोई कहता है दारू में अंगूठा डाल लो, शुक्र ठीक हो जाएगा। कोई कहता है अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर जरूर होगा। पर इन सब उपायों के बीच में उनके अंदर एक डर भी है, एक पर्टिकुलर इंसान का। वो इंसान जो इनके नॉन लॉजिक और नॉनसेंस उपायों को जड़ से ध्वस्त कर देता है। पिछले 30 सालों से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा है और न जाने कितने एस्ट्रोलॉजर्स को एक्सपोज करने वाले इस शख्स को इंटरनेट में एस्ट्रोलॉजी का बाप भी कहा जाता है। मार्केट में उनका खौफ कैसा है पता है? यहाँ से 50-50 कोस दूर जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसे फेक नॉनसेंस वाले उपाय बताता है, लोग उसे कहते हैं चुप हो जा वरना उमंग तनेजा आ जाएगा। प्लीज वेलकम उमंग तनेजा जी। उमंग जी, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट जंजी वेदा। उमंग जी, हमने कई सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ अभी तक पॉडकास्ट की है और हर पॉडकास्ट में एक चीज़ कॉमन आती है, वो है आपका नेम। उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम कोई भी ऐसा उपाय दे दिया तो आप उसके ऊपर एक रील बना देंगे और उन्हें ट्रोल कर देंगे। तो ये डर, इतना खौफ आपने एस्ट्रोलॉजर्स के अंदर कैसे डाला? मुझे नहीं पता जी, मेरे से लोग डरे हुए हैं। एक्चुअली तो मैं ही डरा हूँ, क्योंकि कुछ जो है वो मेरे घर के बाहर आके प्रदर्शन कर गए, धमका गए, डरा गए। कोई मेरे को वीडियो डाल के धमका रहा है, डरा रहा है कि उसमें एक है वो आज को जो बिरला वाइट पुट्टी नहीं लगाती, क्या नाम है उसका, शिवानी दुर्गा अघोड़ी। वो कह रही है घर के बाहर आऊँगी, पता नहीं कितनी लेडीज़ को लेके आऊँगी और बालों से खींच के, जूतों का हार पहना के, मुंह काला करके पूरे जो है गुड़गांव में घुमाऊंगी। ये शिवानी दुर्गा प्रॉमिस करती है कि तेरे घर के आगे आके उमंग तनेजा तुझे झोंटे पकड़ के तेरे घर से बाहर निकालूंगी, तेरा मुंह काला करूंगी और तेरे गले में जूतों की माला पहना के तेरे मोहल्ले में घुमाऊंगी। वह तो उसके बाद जो सुशांत लोग के मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब बड़े खुश हुए कि जो जूते लेके आएगी, तो सबने अपने अपने जूतों के नंबर लिखवा दिया मेरे को। तो मैंने उनको कह भी दिया वोट का, अपने एक रील बना के कि भाई इन भाई साहब के लिए 7 नंबर का, इन भाई साहब के लिए 8 नंबर का रीबॉक का, उसके लिए 9। फिर उसके बाद है वहाँ की लेडीज़ जो है वो नाराज़ होगी, बोले हमारे लिए भी सैंडल मंगाओ। सब ने अपने जूते का नंबर लिखवा दिया। तो माँ अघोड़ी, आप कृपया करके सबके जूतों का नंबर नोट करके जूते ले आए। सर आपके जूते का नंबर? 9 नंबर, 7 नंबर, 8। कोई स्पेशल कोई ब्रांड अगर आपको चाहिए कौन? तो डरा तो मैं हूँ, और यहाँ तक धमकी आ रही है कि मेरे घर की जो लेडीज़ हैं, व्हाट्सएप भी आया, फ़ोन भी आया कि उनके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो मॉर्फ करके डालेंगे, और कुछ डाली भी है। तो चल रहा है, डरा तो मैं हूँ। तो मुझे नहीं पता कि लोग मेरे से डरे हुए हैं, लेकिन ये है कि जो जोशी नहीं है, ज़्यादातर वही लोग जो है कुछ भी उपाय बता रहे हैं, कुछ भी, जो मर्जी। और उसमें खासकर ये है, एक तो वशीकरण का उपाय, उसमें लेडीज़ भी बोल रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि लड़कियों के वशीकरण की बात लेडीज़ ही बोल रही है। जिसमें टॉप पे है त्रिशला जी, हाँ, जिसमें टॉप पे है त्रिशला चतुर्वेदी। बाकी और भी है कि 2 लाख रुपए दूंगी अगर नहीं हो पाया वशीकरण, कोई 1 लाख रुपए दे रही है, नहीं हो पाया वशीकरण। बहरान हूँ। छोकरे भी है, मोर पंख से लड़की के फोटो पे फू 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 3 बार करके करें वशीकरण। इस टाइप से चल रहा है।
मैं तो हैरान हूँ देख के, क्या चल रहा है। एक पैसा कमाने के उपाय बता रहे हैं, कोई वास्तु से बता रहा है, कोई ज्योतिष के उपाय बता रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी नंबर कुछ बदल के, कोई नाम बदल के, कुछ पता नहीं क्या क्या बदल के, कोई हेल्थ को ठीक करने के उपाय बता रहा है। वो कह रहा है कि जी अपने सिर के बाल यहाँ से उस तरह फेर के यहाँ पर कुछ लिख दो, और अपनी बीवी का कभी उस तरह फेरा नहीं उन्होंने। मोटा मोटा 250-250 किलो का ठाकुर ठुकर है वो, उसकी गर्लफ्रेंड है एक साथ में। वो कह रहा है घुटने के ऊपर 51 लिख दो, पता नहीं क्या लिख दो, तो उससे घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। वो वजन कम कर ले 200 किलो, वैसे ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप से, और इनका ज्योतिष से कोई लेना ही देना ही नहीं है। ये सब ज्योतिष ही नहीं, सर इससे ज्योतिष बताता ही नहीं। अरे ज्योतिष से कोई लेना नहीं। देखिए कोई भी आदमी आपके पास आएगा तो 3 चीज़ें हैं जिंदगी में जो ठीक रहनी चाहिए। सबसे पहले हेल्थ, फिर उसके बाद आपके रिलेशंस, जिसमें आपके मैरिटल रिलेशंस भी हैं, और आपके भाइयों से, बहनों से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, इन सब से रिलेशन। फिर उसके बाद है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन अच्छा चलेगा, पैसा आएगा, लिमिट तो कोई है नहीं। सिर पे छत हो, बदन पे कपड़ा हो, खाने को रोटी हो, काफ़ी है। बच्चे अच्छे तरह से पढ़ जाएं, बस इतनी सी बात है। वो यही चीज़ें ठीक करनी है हमने, कि हमने बताना है कि भाई आपका प्रोफेशन कैसे ठीक हो, ये बात होनी चाहिए। हेल्थ कैसे ठीक हो, ये बात। ये कह रहे हैं शनि ठीक करो, राहु ठीक करो, केतु ठीक करो। देखो बात कितनी अजीब सी है। तो जो ये कह रहे हैं राहु ठीक करो, केतु ठीक करो, शनि ठीक करो, शुक्र ठीक करो, यहाँ पर वीनस का जो माउंट है इसके ऊपर इत्र लगा लो और वीनस ठीक हो जाएगा। वीनस नहीं ठीक करना है भाई, रिलेशन ठीक करने हैं, या मकान खरीदना है तो मकान कब खरीदा जाएगा उस पर बात करो। ये बात ही बड़ी अजीब सी कर रहे हैं। तो आदमी क्वेश्चन ये तो नहीं लेके आएगा मेरा शुक्र खराब है जी, मेरा शुक्र ठीक है, आएगा तो कुछ पता ही नहीं ना कि शुक्र खराब है, शनि वही खराब है। बात ही इन्होंने इसलिए करनी है कि जो बात एक्चुअल में नहीं है वो करनी है। तो ये एक्चुअली कैच है। तो इसलिए कि क्योंकि ये ज्योतिष नहीं जानते, ये इसी तरह बात करते हैं, और इससे सिद्ध भी हो जाता है कि ये ज्योतिष नहीं जानते। तो सर अब हम कुछ आपको वीडियो दिखाते हैं, आप बताइएगा वो उपाय सच में कुछ काम करते हैं या फिर ऐसे ही फेक हैं केवल। हाँ जी बताएं। सर जैसे एक जो वाई राखी का वीडियो है, स्क्रीन में हम लगा देंगे। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपके कमर और पैरों में से दर्द नहीं जा रहा, तो कल शनिवार वाले दिन आपको अपने उल्टे पैर में काले रंग का धागा बांधना है, जो 5 शनिवार बांधे रखना है। अगर इस बीच में वो खुद से टूट कर गिर जाए तो कोई बात नहीं, उल्टे पैर में काले रंग का धागा बांधिए और 5वें शनिवार इस धागे को उतार कर पीपल के पेड़ पर रख कर आइए। पैरों, कमर, हाथों, कंधों में जितना भी दर्द है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इसका जिक्र किसी से मत करिएगा। मतलब कहीं दर्द है और धागा बांध देंगे, दर्द चला जाएगा, ठीक है। अब ये मेडिकल साइंस के बारे में क्या जानकारी रखती है? आयुर्वेद की रखती है, नेचुरोपैथी की रखती है, एलोपैथी की रखती है, होम्योपैथी की रखती है, कुछ भी बोलते हैं। आप बताइए, मुझे एक बात बताएं कि आपकी कार खराब होगी, आप मोची के पास जाओगे या टेलर के पास जाओगे? किसके पास? मैकेनिक के पास जाएंगे। बस। अब ये जो है डॉक्टर नहीं है, नहीं है। ये ज्ञान पेल रही है मेडिकल साइंस का। अब बताओ, अब ये तो समझदारी वाली बात है, लोगों को समझदारी है या नहीं? चलिए ये तो इससे क्या होना है धागा बांधने से? अब एक ये भावना जी का है, अब देखना विद इन 24 डेज आपको वो चीज मिल जाएगी। इसको तब यूज करना है, ये महा टोटका उपाय है और ये तांत्रिक उपाय है। ऐसे नहीं करना कि रोज कर रहे। जो मेल्स हैं वो भी कर सकते हैं अपने हैंकी के साथ। इस तरीके से लेना है दुपट्टा आपने, ठीक है, उसमें एक गांठ बांधनी है, उसके साथ एक कॉइन भी रख सकते हैं, ठीक है। एक कॉइन रख लें, आबरा का डाबरा करके कॉइन बंद कर लेना है। इसको आप तभी खोलेंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे कि मेरी चीज वो खो गई है, मुझे मिलवा दो, दिलवा दो, वो चीज मिल जाए मुझे, तो मैं इस गांठ को खोलूंगी या खोलूंगा और ये जो प्रसाद है इसका चढ़ा दूंगा। अब देखना विद इन 24 डेज आपको वो चीज मिल जाएगी। 24 दिन में एक कुछ चीज मिल जाएगी जो भी ये चाहिए, ठीक है। अब ये किराए के मकान में रहती है तो बांधा क्यों नहीं इसने, क्यों नहीं होता? और कितने टोटके बताती आ रही है अभी तक, अमीर बनाने के भी टोटके इसने बताए। तो ये किराए के फ्लैट में क्यों रहती है, वो भी फरीदाबाद के अंदर? एनसीआर की सबसे सस्ती प्रॉपर्टीज फरीदाबाद बहादुरगढ़ में, तो क्यों रहती है? तो ये ऐसे 24 दिन में बांध के ये कैमिलिया शमिलिया करके आए। यहाँ पर फ्लैट्स हैं हमारे घर के सामने 130 करोड़ के। जब मैं खरीदा था अपना फ्लैट तो वो 30 करोड़ के थे 4 साल पहले। तो मैं कहा यार इतना पैसे तो मेरे पास है नहीं, वो 130 करोड़ के हो गए। तो ये बांध ले और 130 करोड़ का क्यों नहीं ले लेती? आप काम करेंगे साहब
पैसा दो इसका बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही आता है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस तो देंगे ना, वो ठीक करने के लिए बैठे ना डॉक्टर, बस सिंपल सी बात समझनी। ठीक है, एक और ये वीडियो आजकल काफी अश्लीलता बड़ी फैलाई जा रही जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज फिर से एक बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रही हूँ कि आपको हर दिन चांद के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है, चांद की रोशनी के नीचे, और उनसे प्रे करना है कि वो आपके मून को स्ट्रॉन्ग करे, उनकी ब्लेसिंग्स आप लीजिए। पर ये काम आपको चतुर्थी के दिन अवॉइड करना है। नहीं, कोई अश्लीलता नहीं है, ये हमारे आंखों में अश्लीलता, मैं कह रहा हूँ। जो भी ये बोल रही है, ये कुछ अपना सामान बेचना चाह रही है, उसके लिए जो भी ये कर रही है इसका अधिकार है। जैसे आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट आती है पेन की, लिखते लिखते लव हो जाए। लिखते लिखते कभी लव हुआ है? वो लिखते लिखते लव कह रही है, लेकिन बेच पेन रहे हैं। समझ रहे हो ना, कि वो बोल कुछ रहे हैं, बेच कुछ और रहे। एक और नहीं है, जुबां केसरी, ये होनी चाहिए ना, जुबां केसरी यूं बोले ना, तो अब दिखा कुछ रहे हैं, बेच कुछ रहे हैं। तो ये दिखा कुछ रही है, बेच कुछ रही है, बोल कुछ रही है, तो इसका अधिकार है ना। वो बड़ी हैरानी की बात है। शी इज एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। मैं हैरान। चलिए, आपने तो इनको एक्सपोज कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं एक्सपोज किया, ये अपना जो भी है बेचना चाहे ये बेच सकती है, इसको मतलब संविधान अधिकार देता है। हाँ, खुल के बेच सकती है और खोल के बेच सकती है। ठीक है सर, हमने ये तो बातें कर ली। अब थोड़ा हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। जैसे सर, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो भी भरोसा करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, उनको लोगों को 4 चीज़ों से डराया जाता है। पहला 7.5, मांगलिक दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, इनमें से कोई ना कोई वो निकाल ही देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, भले ही वो हो या ना हो, और उसी के नाम पे हजारों लाखों की पूजा करा लेते हैं और उसी दिन उनका घर चल जाता है। तो आप बताइए, आप इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो आप बताइए ऐसे 4 दोष कुछ होते भी हैं या फिर ये डराने के लिए केवल बना दिए गए हैं? एक एक करके कर लेते हैं। पहले पितृदोष है, तो पितृदोष में क्या है कि या तो जो पितृ हैं हमसे नाराज हैं, तो वो हमारे पर कोई कुदृष्टि डाल रहे हैं जी, ये वो कहना चाहते हैं, या फिर उन्होंने कोई गलत काम किया है जिसका हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही पितृदोष है, और तो कोई पितृदोष हो नहीं सकता भाई जिससे हमारे को इफेक्ट आ रहा है। तो पहली बात की कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। अब मेरे फादर जो है 1947 में पाकिस्तान से भारत आए थे। किस लिए आए थे? क्योंकि वो मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। अगर कर लेते तो कोई ज़रूरत नहीं थी आने की। अगर वो कर लेते तो मेरी मदर काले टेंट में होती, बेटी काले टेंट में होती, बहनें भी काले टेंट में होती। हम भगवान राम कृष्ण की पूजा करने से वंचित रह जाते। तो मेरे फादर ने और ऐसे लाखों हिंदू और सिखों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और उसके लिए सिर भी दे दिए। अपनी बेटियों के सिर जो है उन्होंने कलम कर दिया है कि उन पे बुरे हाथ न लगे। आप टोबा टेक सिंह की हिस्ट्री पढ़िए, देखिएगा। ऐसे हमारे ऐश्वर्यवान जो हमारे पिता थे या पूर्वज थे, और जो हमारे जो उससे पहले भी जो पूर्वज रहे हैं, क्योंकि हम खत्री हैं, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत किया है ऐसा हमें लगता है तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए मुझे तो, कम से कम। बाकी आप मानो या ना मानो। दूसरी बात ये होगी कि आपके पिता दादा परदादा ने तो आपको देखा नहीं। आपके पिता या दादा, अगर आपके दादा भी हैं, आपको थप्पड़ मार सकते हैं आप गलती करें तो। आपकी माता भी थप्पड़ मार सकते हैं, तूने रोटी नहीं खाई तो, लेकिन आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अगर लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी बुरा सोचते हैं उनके पूर्व या वो परदादे वगैरह जिन्होंने देखा ही नहीं भाई, अगर चलो कहीं हैं वो हमें देखते भी हैं, वो हमारा बुरा क्यों चाहेंगे भाई? तो ये पितृदोष की बात ही कहाँ से आ गई? तो ये ज्योतिष में होता है, कहाँ होता है? ये तो होता ही नहीं ना, ये कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता भाई। दूसरा आपने कहा 7.5 है जी। अब यह है कि शनि जो जन्म पत्री में जहाँ चंद्रमा है उससे 12वें भाव में या उस भाव में जहाँ पर चंद्रमा है और आगे दूसरे भाव में अगर यहाँ होता है तो कहते हैं 7.5 होती है। अब 7.5 साल का टाइम पीरियड है। अब आपकी क्या एज है? 24। 17 साल से 24 साल तक हर दिन अलग गया हुआ आपका जी। आगे भी सारे अलग गए, ठीक हो? चाहे आपकी 7.5 है, चाहे आपकी 7.5 नहीं है, नहीं भी है तो भी, हो भी है तो भी, ठीक है ना। अब क्या है कि जब 7.5 होती है, बाकी जो
ग्रह होते हैं 8, वो स्विट्जरलैंड घूमने चले जाते हैं। और शनि तो एक दिन में चलता ही बड़ा मुश्किल से, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट जो है वो तो शनि है। और ट्रांजिट जो हम भारतीय ज्योतिष में प्रयोग करते हैं वो पिन पॉइंट करने के लिए प्रयोग करते हैं कि इवेंट कब होगा। जैसे दशा होती है, दशा सालों की होती है, फिर अंतरदशा होती है, वो सालों या महीनों की होती है, और प्रत्यंतर दशा दिनों की या महीनों की होती है। अब महीनों में 6 महीने, तो अब किसी ने बोला मेरी नौकरी कब लगेगी, हम बोलेंगे भी 6 महीने में लग जाएगी, तो बोलेगा कोई शॉर्टर पीरियड बता दो, तो फिर हम उसको ट्रांजिट को यूज़ करते हैं। अब उसमें शनि का ट्रांजिट यूज़ करने को कोई फ़ायदा नहीं, 6 महीने में बहुत ज़्यादा चलता नहीं। तो फास्टर मूवमेंट जो प्लैनेट्स में होती है उसको ज़्यादा देखना पड़ता है, सन, मरकरी, वीनस, मार्स, तो उनका इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि शनि जुपिटर का इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं कहा उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको डेज निकालने में, इफ़ नॉट डे। तो ये सिर्फ 7.5 को प्रयोग करें, पूरी जन्मपत्री में सिर्फ एक शनि काम करेगा 7.5 साल, ये भी बड़ी आरामी की बात है। फिर ढैया भी हैं 2, वो पता नहीं आपने सुने या नहीं सुने, वो भी 2 बार आते हैं, तो 12.5 साल हो गए। तो 12.5 साल, 30 साल टोटल शनि के मूवमेंट आए ज़ोडिएक की, 12.5 साल तो शनि ले गया। और बाकी ग्रह सोच रहे भैया मेरा काम नहीं है कोई। पंचांग को आप देखिए तो पंचांग में तो ग्रह चल ही रहे सारे के सारे, तो पंचांग इन्होंने कोई खोल के देखा नहीं, 7.5 की बात करते हैं। और क्या पूछा था आपने? मांगलिक दोष। मांगलिक, तो मांगलिक कार्य तो अच्छा माना जाएगा, तो उसमें दोष कहाँ से हो गया? मेरे लिए समझ से बाहर की बात है पहली बार। दूसरा ये है कि मंगल अगर 1, 2, 4, 7, 8 या 12 भाव में हो तो मंगलिक हो गया आदमी, मतलब 12 में से 6 ग्रह हो गया। अब इस स्थिति को लगन से देखें, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट है चंद्रमा से भी देख सकते हो आप, तो 6 ग्रह और हो गए। और कई ज्ञानियों का ये भी मत है कि शुक्र से भी देख सकते, तो 18 ग्रह हो गए, तो फिर तो सारे ही मंगलिक है। और मंगल लीक कर गया, तो लीक कैसे कर गया भाई, ये भी समझ से बात है, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई वो गैस या पानी तो है नहीं। और मंगलिक की मंगलिक से शादी नहीं होगी, मांगलिक की मांगलिक से होगी, अगर नहीं होगी, ये भी बोलते हैं कि मंगलिक की मंगलिक से नहीं होगी, तो जो ना मंगलिक हो मर जाएगा, तो मरेगा तो है ही, यही बोला जाता है। अरे तो मरेगा तो है ही ना, कौन बचा है तक? राम गयो रावण भी गयो, तो मरना तो है ही ना, तो उसमें कोई बड़ी बात होगी? कौन सी बात बता रहे हो? और दूसरी बात है, अगर आप ये कह रहे हो कि उसकी वजह से मरेगा या जल्दी मरेगा, तो मेरी बात ये भी समझ में नहीं आती कि कोई लड़का है, समझ लो मंगली की नहीं है, उसकी मंगली की लड़की से शादी होगी तो जल्दी मरेगा, ये मान लें। अब जब जन्म कुंडली उसकी दिखाई जाएगी, जब वो बच्चा होगा, तो उसकी उम्र कैसे बताई जाएगी? उसकी जन्म कुंडली से बताई जाएगी ना। अब उसकी बीवी की जन्म कुंडली से बताई जाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी, ये क्या बात है? और वो पढ़ेगा अपनी जन्म कुंडली से, प्रोफेशन उसकी जन्म कुंडली से, हेल्थ उसकी जन्म कुंडली से, प्रॉपर्टी उसकी जन्म कुंडली से, विदेश यात्रा उसकी जन्म कुंडली, लेकिन मरेगा बीवी की जन्म कुंडली से। भाई ये भी गजब की बात है। और एक वो भी है गंडमूल, आपने बोला नहीं, अब वो बच्चा जो है माँ या बाप पे या मामे पे या किस पे भारी हो सकता है। अब बाप तो रगड़ा गया, जो मंगलिक नहीं है, इधर बीवी मंगलिक आ गई, उधर बच्चा गंडमूल हो गया, तो बाप की तो जन्म कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं। फिर कई बार वो भांजा भी मंगलिक हो जाता है, और सॉरी भांजा भी ऐसा गंडमूल हो जाता है जो मामे पे भारी हो जाता है, और मेरे में ये सब कुछ है, तो मेरी तो जन्म कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं, तो मैं टपकूंगा मतलब भांजे की जन्म कुंडली से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे 5 भांजे जो हैं मामे पे भारी हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसकी वजह से टपकूंगा। एक गजब की बात है यार, कुछ भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जन्म कुंडली की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। सब आपके साथ जो कनेक्ट करेंगे उनकी जन्म कुंडली से होगा। नहीं भाई, मेरी जो बुद्धि है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बुद्धि से बोल रहा हूँ ना यार, मैं अपनी बीवी की बुद्धि से थोड़ा ना बोल रहा हूँ, या जो भी मेरे इवेंट्स ऑफ लाइफ है मेरे से। हाँ, जो डिजीज ट्रांसफरेबल है एयर से या वाटर से या टच से, वो तो ट्रांसफर होगी, मियाँ बीवी में भी होगी, भाई बहनों में भी हो सकती है। वो कंजक्टिवाइटिस हो गया घर में किसी को, तो एयर से दूसरे में भी चला जाएगा। जुकाम भी हो सकता है, ट्रांसफर हो जाए तो ये अजीब बातें करते हैं। एक और क्या बता रहे थे? काल सर्प दोष। काल सर्प में योग भी है और दोष भी है। तो उसमें यह है कि राहु केतु के एक तरफ अगर ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में दिखते हैं, तो काल सर्प जो है दोष हो गया। अब क्या है कि सबसे फास्ट चंद्रमा है, तो वो ज़ोडिएक का चक्कर जो है 30 डेज में पूरा कर लेता है। तो राहु केतु के अगर एक तरफ ग्रह हो गए, तो चंद्रमा को राहु केतु से
एक तरफ रहेगा तो उसको वहाँ से दूसरी तरफ में आने में 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन एक जैसे बच्चे पैदा होंगे, एक ही उनको जो है प्रिडिक्शन देंगे, उसमें डॉक्टर भी पैदा होंगे, इंजीनियर भी पैदा होंगे, फीमेल भी पैदा होंगे, मेल भी पैदा होंगे, मुस्लिम भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, हिंदू भी होगा, बच्चा म्यूजिक भी सीखेगा, कोई सिंगर पैदा होगा, कोई डॉक्टर, ऐसे ही होगा ना। सही है कि नहीं? 65,000 बच्चे एक दिन में पैदा हो, वही सारे अलग हैं। 2 ट्विंस हैं, वही अलग हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर कहते चंद्रमा बाहर आ गया तो फिर आंशिक हो जाएगा, फिर एक और बार आ गया फिर अति आंशिक हो गया, फिर एक और बार गया अति आंशिक हो गया। ये तो सारे को काल सर्प ठोक रहे। और ये बात है कि ये चीज़ें फिर भी फैल क्यों जाती हैं, जबकि मैं इतना लॉजिक दे रहा हूँ, तो सभी लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई काल सर्प नहीं, कोई साढ़ सती नहीं, कुछ नहीं होता। जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आंशिक और अति आंशिक, तो इसका मतलब तकरीबन जो है 20-25% लोगों में आ ही जाएंगे। तो जब आदमी एक रील या वीडियो देखे वो लगा हाँ यार मेरे में भी है, उसी वजह से हो रहा होगा। लेकिन वो उस समय ना दिमाग को छोड़ देता है, क्योंकि उस समय वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है। वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि भाई इससे पहले भी तो था वो जी। तो इसी तरीके से ये चीज़ें जो है बढ़ती चली जाती है, ख़त्म नहीं होती। लोगों का डर और लोगों के अंदर इमोशंस जो होते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो शायद इस कारण से भी हो सकती है, उसको ठीक कर लें, शायद सही हो जाए। अब उसको बोल बस ये दिया शायद ही है। हाँ वही पितृ दोष बोल दिया, मान जाएगा। हाँ। और बड़े मज़े की बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, वो तब वो जो है ये श्राद्ध शुरू होने वाले थे, तो उधर से कोई टीवी चैनल वाले आ गए, भाई हाँ जी आप ये श्राद्ध पे कुछ बोल दो। ठीक है, उन्होंने अपना जो टेक्स्ट है वो पहले ही रेडी कर रखा था कि इस समय पे पितृ जो है आते हैं तो उनको हम भोजन कराते हैं, ये फलाना ढिमकाना। मैंने जो बोला बिल्कुल डिफरेंट बोला, मेरा वीडियो अलग चल रहा है, नीचे टेक्स्ट अलग लिखा हुआ था उसमें। मैंने ये बोला कि पितृ पक्ष या श्राद्ध के बाद हमारे नवरात्र शुरू होते हैं, उसके बाद हमारा जो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद फल भी अच्छे आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, दशहरा नवरात्र हो गए, दशहरा आ रहा है, सेलिब्रेशन है सब जगह पे, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगी, भैया दूज आएगा, गोवर्धन पूजा है ना, विश्वकर्मा डे, सब आ रहे। इसी समय पे हम शादियाँ करते हैं जनरली, दिवाली से लेकर होली तक जनरली, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है। तो जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करने से पहले क्यों ना हम अपने पूर्वजों को याद कर लें। तो वो 15 दिन हमने डेडिकेट किए हैं अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि जब अच्छा कार्य कर रहे हैं उस समय पे कोई लेडी कोई रोने लग जाए, अगर माँ तू होती, तू तो मेरे बच्चे की विवाह को देखती तो कितना अच्छा होता। तो बेहतर यह है कि जब अच्छा कार्य हो रहा है तो उस समय पे माहौल जो खुशनुमा हो, और ये 15 दिन हमने डेडिकेट किया है अपने पूर्वजों को, जो हमें करने भी चाहिए। उन्हीं की वजह से तो हम हैं। सही बात है। और जो हमारे ब्राह्मण हैं, तो जैसा हमारी पहले सिस्टम था गोरों के आने से पहले, ये था कि ब्राह्मण जो है वो धन नहीं दिया जाएगा उसको, उसका काम पठन पाठन और रिसर्च का है। अब जब आप पैसा देने लग जाओगे ना किसी को, रिसर्चर को, तो फिर उसकी जो रिसर्च है कलुषित हो सकती है, वो पैसे के लिए काम करेगा। अब यहाँ उसको पैसा मिलना नहीं, तो फिर उसको पैसे देने के तरीके, या उसका भी तो भोजन सही बात पूर्ण करना ना, उसका भी घर चलाना, तो उसके तरीके ढूंढेंगे। भी श्राद्ध में मिलेगा, विवाह में मिलेगा, बच्चा पैदा होने पे मिलेगा, एकादशी में मिलेगा, इस टाइप से सिस्टम बनाए गए थे। तो फिर इसलिए पितृपक्ष में हम ब्राह्मणों को देने लग गए। लेकिन फिर क्या, जब से गोरे आने लगे तो हमारे दिमाग को कलुषित कर किया जाने लग गया कि ब्राह्मण जो है वो लालची, तो ब्राह्मण फिर रोटी कहाँ से खाएगा भाई? कोई देखा आपने शर्मा जो है वो अरबपति है? होंगे कहीं? नहीं सर, अरबपति खरबपति सिर्फ मारवाड़ी, सिंधी, पारसी या हमारा जो बनिया परिवार है, अंसल बंसल जिंदल बिंदल मित्तल, यही देखोगे। जो हमारे ब्राह्मण परिवार है इनके घरों के अंदर जो हमारी संस्कृति आज भी बच्चों को जो है पठन पाठन, श्लोक याद करना, मंत्रोच्चारण करना, यही सिखा रहा। और आप बनिया कम्युनिटी में चले जाएंगे, उनमें यही हो रहा होगा, भाई दान देना है, मंदिर कैसे बनाएं, धर्मशालाएं कैसे बनाएं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं। तो सबका अलग अलग जो अभी भी वो कहते हैं डीएनए हमारा, या हमारी जो एंशिएंट विजडम है ख़त्म नहीं हुई।
शर्मा कभी सोचता ही नहीं पैसे के बारे में, वो हमेशा ज्ञान के बारे में सोचेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे इसमें या तो ज्ञान के बारे में सोचते हैं या फिर तो क्षत्रिय है ना, तो उसके बारे में सोचते वो हैं। खुद में कोई कुछ बोलेगा तो हम उसके अपोजिट में होंगे ही, अगर कोई गलत बोलता है गलत बोलेगा तो क्षत्रिय, हम तो रक्षा के लिए है ना। हाँ। तो जैसे सर आपने बताया मांगलिक दोष नहीं होता, तो जब शादी में कुंडली मिलान होती है, शादियों का सीजन भी चल रहा है अभी, तो कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है? 36 गुण होते हैं, कहते हैं 36 गुण में इतने गुण मिलने चाहिए तो ही शादी करनी चाहिए, तो क्या देखना चाहिए उसमें? आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। आप जो विवाह करेंगे जरूर करना जरूर भाई, है ना। ये जिंदगी के इसलिए समझ में नहीं आती। तो आपको एक अच्छी भार्या चाहिए। अब आप सोचो, एक लड़का अच्छी भार्या में क्या देखना चाहेगा, आप सोच के बताओ मेरे को। वो पढ़ी लिखी हो, कंपेटेबल हो, साथ में पढ़ी लिखी हो, कंपेटेबल हो, और परिवार का ध्यान रखे, परिवार का अच्छा ध्यान, एटीट्यूड हो, मतलब नेचर सही हो उसका। बस एक तो नेचर हो गया, ठीक है। एक आपने पढ़ा लिखा कह दिया, और एक साथ में रहने के हिसाब से कि हम उसके साथ कंफर्टेबल होकर रह पाए। नेचर अच्छी नेचर तो कंफर्टेबल रहोगे। तो नेचर और पढ़ा लिखा, आपने दो चीज़ें बताई। अब मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले उसकी लंबी उम्र हो, कि कल को बच्चे हों तो माँ पाले उसको। इसके बाद अच्छी हेल्थ हो और साथ में प्रजनन क्षमता भी हो। ठीक कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। इसके बाद जो पढ़ी लिखी है वो आपके हिसाब से हो कि भाई जितने आप पढ़े लिखे हैं तकरीबन, भाई जैसे आप 10वीं फेल है वैसे मान लेते हैं, तो आपने PhD से शादी कर ली तो समझ गए ना, या वाइस वर्सा। ठीक है। तीसरी चीज होगी नेचर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का जो मामला है वो तो हम वैसे ही पूछ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज है नेचर। तो उम्र, हेल्थ की कोई मेजर बीमारी एक यंग एज तक ना हो, 70-75 के बाद तो कुछ भी हो सकता है। और नेचर, ये हम जन्मपत्री में देख सकते हैं। फिर प्रजनन भी जन्मपत्री में देख सकते हैं। फिर पैसा कमाने का उसके अंदर है या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम देख लेंगे। एक कैरेक्टर, और कुछ चाहिए बताओ? मैंने अपनी जो ऐड कर ली, नहीं इतनी चीजें काफी है। ये सब चीजें उसी की जन्मपत्री से पता चलेंगी, आपकी जन्मपत्री से तो नहीं पता चलेगी ना। नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसी लड़की मिल जाए आपको जो इन चीजों के अंदर 70% मार्क्स से पास है, 100% तो मार्क्स से कोई पास हो नहीं सकता ना। आपकी नेचर ऐसी है कि 100% ही ठीक है, तो किसी की होती भी नहीं। तो क्या ऐसी बच्ची के साथ आप शादी करने को तैयार है? हाँ, फिर तो सही रहेगा। ठीक है। तो फिर कंपेटिबिलिटी कहाँ से आई? आपने तो कहा ही, आपने तो बोला कंपेटिबिलिटी करनी ही नहीं, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार। आप खुद मान गए। ये इसको कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से मैंने आपको बात समझा दी। वो जो 36 गुण बना रहे हैं वो है वर्ण वश। कैसे किसी को वश में करो? कैसे वश में कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। आपकी वाइफ आपको वश में कैसे कर सकती है? नेचर अच्छी हो गई, आप वश में हो गए, वो हम पहले कर ही ली बात। फिर ये कहते हैं सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, बकवास बात है। प्रेम नहीं होगा तो वही नहीं होगा जिसकी कंपेटिबिलिटी में घुस रहे हो तुम। और अजीब सी बात है, किसी की योनि जो है वो पता नहीं गाय जैसी है, किसी की शेर जैसी है, किसी की बिल्ली जैसी है, किसी की नेवले जैसी है, किसी की चूहे जैसी है। मैं समझ नहीं आ रहा भाई शेर की चेक कैसे करने गए थे तुम? और चूहे की कौन मतलब पकड़ के क्या माइक्रोस्कोप से चाहे? मतलब क्यों इतना क्या करना है तुम? ये क्यों कर रहे थे तुम? मैं तो हैरान हूँ, ये बातें कैसे करते हैं? क्या ये भी देखा जाता है इसमें जब कुंडली मिलान होती नहीं बकवास, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो आप 36 गुण की बात कर रहे हो उसमें ये है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, ये भी होता है इसमें? यही है, मूर्खता की बात है। ये वही बात लिखते हैं जिनको लगता है शादी का पता ही कुछ नहीं है। देखिए शादी नहीं हुई, उसी ने लिखी है किताबें। नाड़ी दोष है, पता नहीं भकूट दोष है, पता नहीं वो एक कोई देव है तो दूसरा कोई वो राक्षस है, तो एक मनुष्य गण जो होते हैं उसके अंदर। अब मैं जो मनुष्य गण को, मेरी बीवी राक्षस गण की है, अब मैं बोलूँ तो राक्षस नहीं है। पहले से ही लड़ाई बेकार की बात यार। प्याज लहसुन वो खाती नहीं, ये नवरात्रों में मांस वो मच्छी खाती नहीं। शादी से पहले उनके घर में थोड़ा बहुत चलता था, हमारे घर आ गई तो वो भी बंद हो गया उसका। अब वो खाते नहीं, बनता नहीं तो वो भी नहीं खाते। वो उसको ऐसे कोई मतलब वो नहीं है कि मेरा खाना ही खाना है। तो कैसे राक्षस नहीं है भाई वो? मैंने दांत भी देखे उसके, ठीक ही थे, ऐसे कोई लंबे भी नहीं थे। अजीब सी बातें करते हैं, इनकी बातें अजीब। इस तरह से कोई लड़की के लिए कोई वर देखना है तो यही देखना है, लंबी उम्र हो, लड़की सौभाग्यवती रहे, कोई 70-75 की एज तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, पैसा कमाए अच्छा, भाई दाल रोटी बढ़िया चले, करेक्टर अच्छा हो, प्रजनन क्षमता अच्छी हो, नेचर अच्छा हो, बस कर दो।
ये सारी चीजें कुंडली से आसानी से देख के बताया जा सकता है, उसमें गुड़ मिलाने या कुछ और जरूरत नहीं नहीं नहीं, गुण यही तो है। अच्छे लड़के में क्या गुण है? आपने जैसे बताया, मैंने समझाया ना आपको, अच्छी लड़की में क्या गुण है, यही तो गुण है। उम्र लंबी हो, सेहत अच्छी हो, नेचर अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, बस ये सब। और क्या है? ऐसे ही कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी काफ़ी सारे आ गए मार्केट में। कोई बोलता है नाम के आगे ये लेटर लगा लो तो आपकी जो लाइफ है पूरी चेंज हो जाएगी, आप सफल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो नाम के आगे लेटर लगाने से कैसे सफल आपका हो शुभ सकता नाम है? क्या है? अभय गुप्ता। अभय भैया, अभय का मतलब क्या? जिसको भय ना हो। बहना हो। ये हिंदी का शब्द है कि कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? जी, संस्कृत का या शब्द हिंदी है, संस्कृत का शब्द है। अब उसके अंदर मैं अंग्रेजी के अंदर लेटर घुमाऊँ इधर उधर। आपके जो नाम के स्पेलिंग हैं, छोटा आ, भ और य, ठीक। अब उसमें मैं ए लगाऊं, बी लगाऊं का क्या मतलब? क्या समझाओ तो सही, समझाओ ना। अंग्रेजी में आप लिखते होगे ABHAY, ठीक है ना, बट एक्चुअली तो हिंदी का है ना, अंग्रेजी या संस्कृत का है, अंग्रेजी का तो नहीं है ना। अब आपकी जो नेचर है, मैंने अभी जो बात कर रहे थे वो तो हम कुंडली से देख रहे थे। आपका नाम के लेटर बदलने से आपके नेचर या बाकी चीजें बदल जाएंगी क्या? नहीं, कुंडली तो वैसी ही रहेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? फिर ये जो नाम बदलने का क्लेश शुरू किया था, ये किया था संजय जुमानी ने। फिर ये आ गया अरविंद सड, ये भी इसमें बड़ा मशहूर है कि भाई उसने नाम भी अपना अरविंद की जगह अरवी एंड कर दिया। अब ये बोलने लग गया कि आप जो है नाम जो अगर आपने अपना चेंज करना है तो आप पासपोर्ट में मत करें, आधार कार्ड में मत करें, गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट में मत करें, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप नाम बदलने को कह रहे हैं तो सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, अरे वीज़ा है यार, अमेरिका का वीज़ा दोबारा होने लगे आसानी से। अब मैं कैसे चेंज कराऊँ? तो फिर लोगों ने इससे पूछा होगा भैया ये सब क्या, तो पर बड़ा मुश्किल है। तो इसका कोई चीज़ नहीं, आप ईमेल चेंज में चेंज कर लो और आप अपने विजिटिंग कार्ड में चेंज। अरे बड़े बड़ा बेवकूफ़ आदमी। अरे भैया मैं अगर अमेरिका जाऊँगा तो अमेरिका में तो मैं उमंग तनेजा UMANG है ना, इसमें तूने मेरे ए एक्स्ट्रा लगे, उमंग थोड़ा ना हूँ। सेम इज माई विद माई आधार कार्ड, सेम इज विद माई वोटर ID का मेरे को वोट देने का अधिकार तभी मिलेगा जब वो ठीक होगा। ये अजीब बेवकूफ़ाना बात है। तो होता तो वही है जो प्रभु के आशीर्वाद से होता है या बड़ों के आशीर्वाद से होता है या जो है कि लोगों की शुभकामनाओं से होता है। वो वही संजय जुमानी भी है। संजय जुमानी का बेटा बताने लग गया एक दिन, एक पिक्चरें हैं जो संजय लीला बंसाली जी की, तो उसके अंदर जो हमने नाम बदल दिया। तो एक गंगूबाई काठियावाड़ी थी और एक और मूवी थी, मैं नाम भूल गया उसका, कि हमने यहाँ पद्मावत, उसमें एक्स्ट्रा ये लगा दिया तो ये मूवी इतने की होगी, ये होगी। तो उनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया संजय लीला बंसाली जी का, बोलते ये क्या बकवास कर रहा है सर, बोलो सही इसको कुछ। तो मैंने फिर बताया, मैं एक बात बता भाई, तू बता रहा तेरे बाप ने पद्मावत का ए डलवा दिया, तू कह रहा है एक संजय ने दूसरे संजय को कहा, संजय लीला बंसाली को, कि इसमें ए डाल दो। मैं बात बता, ये जो मूवी कोई भी बनती है उसके अंदर एक्टर काम नहीं करते, एक्ट्रेसेस काम नहीं करते, इतने लोग काम करते हैं, इतने सेट बनते हैं, कॉस्ट्यूम बनते हैं, सेट होता है, वो स्टोरी राइटर होता है, कोरियोग्राफर, तो ऐसे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। पर्दे पे आपको अगर 25-30 दिख रहे हैं, पीछे काम करने वाले तो 1000 से ऊपर डायरेक्टर है। पैसा कहाँ से अरेंज हो रहा है? उन लोगों का कोई काम नहीं, तेरे ए से हो गया। और पहले इसका नाम पद्मावती था, तो पद्मावती क्यों हुआ ये तेरे पता है? ये भी तेरे पता नहीं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की नॉवल है पद्मावती के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसको, या हमने सजेशन दी भाई कि भाई इसका ऐसे नाम रख दें ताकि वो पद्मावती का कलेश खत्म हो जाए। मैं कहा भाई ये सारी बातें उमंग तनेजा को क्यों पता है, तेरे को क्यों नहीं पता, तेरे पिताजी को क्यों नहीं पता? क्योंकि निर्मला जी के पिता यहाँ बैठे पिताजी। वो इस तरह से गंगूबाई काठियावाड़ी का ही बोल रहा था। तो मैं कहा भाई, वो बोल रहा है कि जी वो जब संजय लीला बंसाली जी 60 साल के हुए तो नंबर 6 आया गया, तो वो जो उनकी हीरोइन थी आलिया भट्ट, उसका भी कोई ईयर ऐसा 6 आ गया। तो मैं कहा क्यों, ये सब लोग तभी नहीं, मैं क्या मैं यहाँ बैठे हुए मांगते हैं, मतलब मैं कहा निर्मला जी के निर्मला जी के पिताजी, मैं कहा बेटा यहाँ बैठे। अब मैं बताऊँ तेरे कि इसकी मूवी की मुहूर्त किसने निकाला था? मैं कहा ये ले, और मैं हमेशा प्रूफ दे के बात करता हूँ। मैं कहा ये ले प्रूफ। ये मूवी 14 दिन पहले रिलीज़ हुई थी। एक मूवी आई थी बड़ी चल रही, कश्मीर फाइल्स, और वहाँ पर वो थोड़ा अड़ गए थे मेरे से कि भाई
वही 11 मार्च और मेरे ख्याल 25 फरवरी, ये 25 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, वो 11 मार्च को रिलीज़ हुई। तो वो ये कह रहे थे 11 मार्च को रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ होने से पहले की बात है। नहीं तो मैं अड़ गया था, नहीं तो 25 फरवरी को। जो संजय लीला बंसाली की जो टीम है, उस वजह से वो मूवी चली है। मेरा तो 0.01% भी काम नहीं उसके अंदर। 25 फरवरी को चली, वो 15 दिन में इतना पैसा बना गई। उसके बाद कश्मीर फाइल्स आई, उसमें कश्मीर फाइल्स आने के बाद जितनी भी मूवी उसके आसपास आई है, कोई भी नहीं चली, वो इतनी चल गई थी। मैं कहा बताइए सारा उत्तर यार मेरे को कैसे पता। अच्छा ये शुरू कब हुई थी, उसकी डेट किसने कहा? मैं तो प्रूफ दे के बात करता हूँ। मैं कहा इस तरह मत करो, डोंट ओन एवरीथिंग। इफ यू स्टार्ट ओनिंग एवरीथिंग तो मैं सबके प्रूफ लगा लूंगा, और तुम ये जो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है ना, इसका भूत उतार दूंगा। देखो मेरे को अगर एक आम आदमी की दुकान का मुहूर्त निकालना है, मैं तो वही निकालना है जो कोई किसी और बड़े कोई आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उसकी इंडस्ट्री का सेम है। जो डॉक्टर को रिक्शे वाले का भी इलाज करना है उस बीमारी का, या एक अरबपति का भी इलाज है, बीमारी सेम है तो इलाज तो सेम है ना, डॉक्टर तो सेम ही करेगा ना। ये अटैच करते हैं अपने आप को किसी बड़े आदमी से, कहीं ना कहीं हाँ जी हल्ला हो जाए। तो क्या आप मूवी वगैरह के मतलब डायरेक्टर लोग आपके पास आते हैं अपनी मूवी किस तरीके सर से start हमारा तो करने? ज्योतिष का काम है, जो भी आएगा काम हम कर देंगे, बात खत्म हो गई। तो कह तो रहा हूँ आते हैं डायरेक्टर वगैरह, बता तो रहा हूँ विद प्रूफ भाई। ऐसे ही सर ये न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो एक तो ये नाम वाला आता है, एक दूसरा आता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ नई आ सिग्नेचर गई है। एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो क्या है कि दैट इज ग्राफोलॉजी। उसको ग्राफोलॉजी कहते हैं कि लिखने के स्टाइल से आप उस आदमी का नेचर जान सकते हो। तो इस तरह से सिग्नेचर से भी जान सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपना सिग्नेचर चेंज करके अरबपति बन जाओगे, ये नहीं है। वो तो बताते थे, जैसे विवेक जी उसके फादर कहे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना आपका जो सिग्नेचर उससे जान सकते हैं, और उसमें कहीं 8 ऊपर कर लें नीचे कर लें तो आप बन जाएंगे करोड़पति अरबपति। सर देखो अरबपति करोड़पति अंबानी कैसे बन गए? अंबानी ने 5G लेके आया, ठीक है ना, कितना पैसा लगाया होगा वैसे आप लगा सकते हो? नहीं, सिग्नेचर से लगाया था पैसा उसने, बेकार की बात है। हमारे जितने भी बनिया कम्युनिटी है, पैसा सारा उन्हीं के पास है, और बनिया कम्युनिटी का वर्ल्ड में भी नंबर 1 वही है पैसे में। अंसल बंसल जिंदल बिंदल मित्तल मारवाड़ी पारसी सिंधी वगैरह, वो सबसे बड़े दानी भी वही हैं। जन कल्याण का भी सबसे अधिक काम वही करते हैं। जन कल्याण का कार्य करने का काम जो है भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी उनकी भार्य हैं, तो जन कल्याण का जो कार्य करेगा लक्ष्मी की अपार उसको आशीर्वाद रहे। सिंपल सी बात। सिग्नेचर से कैसे होएगा? आपको कोई काम करना पड़ेगा तब पैसा आएगा ना जी। केले वाला केले बेच रहा है, केले बेच के पैसे आ रहे हैं। मजदूर अपना काम कर रहा है, दिहाड़ी पा रहा है। IT वाला सॉफ्टवेयर बना रहा है, पा रहा है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, पैसा आ रहा है। मैं पढ़ाता हूँ वो या कंसल्टेशन तो पैसा आता है। तो मैं काम कर रहा हूँ ये सोच के कि उसका भला होगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और जितना मैं उसका सोचूंगा भला होगा, वो आगे जाके कहेगा भाई यहाँ जाना है आपने भाई साहब। जिस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा उसका चलेगा। अब ऐसी बात है। सिंपल सी बात है यार, सिग्नेचर करके पैसे नहीं आते। तो सर जैसे भी हमने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की बात की, तो इतना फेमस क्यों होने लगा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी? जब कोई देखो कोई भी आके अगर बोलता है जी बड़े बड़े प्रॉमिसेस करता है, इस तरह से अरबपति हो जाओगे आप, जैसे आप लिखोगे उसके अंदर एक पर्वत बन गया, तो उसके अंदर एक बैलून सा बन गया, ऐसा बन गया वैसा बन गया, तो उससे ये हो जाएगा, तो लोगों को लगे हाँ जी हो जाएगा, तो सारे लोग ना भागने लग जाते हैं यार मेरा सिग्नेचर ठीक कर दो शायद पैसा आ जाए। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है वे पैसा जो है जन कल्याण से ही आता है। जब आप यूं सोच के कहोगे कि मैं काम कर रहा हूँ जन कल्याण के लिए, देश के लिए करूँगा, पैसा आ जाएगा, अपने आप आएगा। कोई रास्ता ही नहीं है कि पैसा ना आए, क्योंकि विष्णु जी के पैर दबाती हैं लक्ष्मी जी, समझो बात को। और कार्य जो आप करोगे उसका बाय प्रोडक्ट है पैसा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये जो है लोगों को जगह कच्चा लालच देना है या झूठी बात बोलना है, जैसे जो भी आपने उसकी भी दिखाई थी भावना उपाध्याय की 21 दिन के अंदर चमत्कार, ये तो सारे करते ही हैं। वो तो 21 घंटे में चमत्कार, 21 दिन ही क्यों, कोई मेरा किया काट दे, बाबा मूसा बंगाली है ना, आते ही पता ही है, बस स्टैंड के पीछे उसके पास है, कोई मेरा किया काट दे, लाख रुपए इनाम, ये चलता ही है। तो ये तो लोग इसलिए करते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए ये पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उसके बाद ये ठंडे पड़ जाते हैं। ग्राफोलॉजी इज अ साइंस। आपके जो
कुछ अगर आप सेंटेंसेस लिखोगे तो एक अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट जो मैं नहीं हूँ, वो आपके नेचर के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देगा। इसी प्रकार से वो क्रिमिनोलॉजी में भी यूज़ होता है। मैं जब रशिया गया था तो मेरे होते हुए जो पुतिन साहब का घर है, क्रेमलिन में रहते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक टेलरिंग शॉप है। वो ईस्ट यूरोप की सबसे बड़ी जो है फैशन हाउस है, वो सिंधी हैं। तो मेरे वहाँ पर आने पे 300 प्लस लोग इकट्ठे हुए। सर, वेस्ट के अंदर 300 प्लस लोग खड़ा होना आप समझ नहीं सकते कि क्या होगा। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि कनाडा में 10 आदमियों से ज़्यादा आज तक कभी इकट्ठे नहीं हुए प्रदर्शन के लिए। सिर्फ अभी पीछे जो ट्रकों की हड़ताल हुई थी उसे, ये कनाडा की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अगर 300 लोग मेरे लिए प्लस लोग खड़े हो गए मेरे लिए, तो वहाँ पर जो है पूरा प्रशासन हिल गया कि आदमी कौन आया है। तो वहाँ पर एक आदमी मेरे को पकड़ के साइड पे ले गया, बोलता है आप सिग्नेचर करिए। उसने मेरे से 10 बार सिग्नेचर कराया। तो मेरा स्टूडेंट साथ में खड़ा, बोलता करते हो। तो मैंने उससे पूछा कौन है, बोलता बस सर समझ लो कि कौन था। कि दे वांटेड टू टेस्ट मी हु आई एम, तो दे मस्ट हैव टेस्टेड मी कि आई एम अ राइट पर्सन। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये फिंगरप्रिंट्स और जो आपके जो हैंड राइटिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रिमिनोलॉजी में ऐसे भी इसको यूज़ एज ए जो ग्राफोलॉजिस्ट ऐसे यूज़ कर सकता है। जैसे एक ऑफिस है, उसके अंदर 2 से 4 बजे के बीच में चोरी हुई मान लेते हैं, और जब कैमरे नहीं होते थे, जैसे मान लो कैश की चोरी होगी समथिंग, तो ग्राफोलॉजिस्ट आएगा, वो सबके से कुछ सेंटेंसेस लिखवा लेगा। कुछ सेंटेंसेस लिखवाने के बाद फिर वो ये लिखवाएगा 2 से 4 के बीच में आप कहाँ थे। अब वो हैंड राइटिंग से मैच कर लेगा कि 2 से 4 के बीच में कहाँ था। तो वो जो लिख रहा है उसकी पहले वाली हैंड राइटिंग जो नॉर्मल बातों पे, और इससे कुछ चेंज आया नहीं, वो पकड़ लेगा चेंज। तो जो झूठ बोलेगा उसकी हैंड राइटिंग में चेंज आएगा जरूर, क्योंकि हमारा माइंड और ये जो हैंड है मतलब लिंक है ना। इस तरह हस्तरेखाएं जो हैं वो भी ये माइंड से ही उसका ही मतलब एक तरीके से मैप है। तो वो पकड़ लेता है ये झूठ बोला है। चोर नहीं पकड़ा उसने ये बोला कि ये 3 आदमी झूठ बोल रहे हैं। अब इन तीनों को आप जो है थोड़ा पूछताछ करो तो इसमें बता देगा ये तीनों मिले हुए हैं, या एक को पता था, 2 ने किया है, या 1 ने किया, 2 को पता था, लेकिन वो इसके डर से नहीं बता रहे। ये भी हो सकता है, बट वो झूठ पकड़ा जाएगा। तो ये होता है। तो ग्राफोलॉजी रियल होती है, बट जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो बना दी है कि ये डंडा बढ़ा करके, वो सब फेक है। नहीं फेक नहीं, वो इस तरह से प्रलोभन देना कि इससे आप अरबपति हो जाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये है कि जो ग्राफोलॉजी से नेचर को सुधार सकते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा हो। कि जैसे जो बच्चे लड़ाके झगड़ालू होते हैं, तो जो वो लिखेंगे तो दबा के लिखते हैं, पेंसिल है तो टूट जाएगी उसका सिक्का, पेज उसका फट जाएगा। तो फिर उसको बच्चे को बताएंगे कि बेटा तुम थोड़ा लाइट लिखो, तो उसके माइंड पे उसका असर आता है। लेकिन एक बार 18 से 21 साल का आदमी हो गया फिर नहीं उसमें चेंज आता। वो तो कहते ही बचपन में जितना नेचर चेंज कर लो चेंज हो जाएगा, बड़े में तो वैसे भी नहीं। जब तक वो तना कच्चा है तब तक कर सकते हो, जब वो दरख्त बन गया फिर कहाँ चेंज हो। तो जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी की बात की, उसमें न्यूमरोलॉजी भी कवर की, अब थोड़ा वास्तु पर आते हैं। आजकल वास्तु वाले एक्सपर्ट काफी सारे हो गए हैं और लोगों के घर तोड़ने में लगे हुए हैं, और लोग भी मान कर घर तोड़ रहे हैं। कोई कहता है कि बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, कैंसर हो जाएगा। कोई कहता है किचन इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो खाना पकाओगे वो लगेगा नहीं। तो आप बताइए वास्तु रियल में क्या होता है, और जो आजकल जितना मार्केट में फैला दिया गया है, तो लोगों को इससे डरने की जरूरत है? अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो कैंसर होता है, ये पहले बोलने वाला था इसका गुरु खुशदीप बंसल। सब जानते नहीं कि जब वो मुसीबत में होता है तो वो किसके पास जाता है। वो जाता है धीरज भसीन के पास, उसी के चरणों में लेटा होता है। अब धीरज भसीन कौन है वो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो मैं कैसे जानता हूँ धीरज भसीन को, आप समझ लो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, वही वाली सवाल है कि वास्तु क्या है, आर्किटेक्चर। आपने कार ठीक करानी है, मैकेनिक के पास जाओगे। हेल्थ खराब है, किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। तो वास्तु वाला कैसे बता रहा है भाई कैंसर? क्या लेना देना उसको कैंसर? आप समझते हैं कि क्या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम हो या ना हो, अगर है तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये समझ लेते हैं। सूरज कौन से डायरेक्शन से उगता है साहब नोएडा के अंदर? सब जगह सेमी डायरेक्शन से बता दीजिए। पूरब से उगता है, पश्चिम में उगता है, ये पता है, सामान्य ज्ञान है। लेकिन गर्मियों में वो नॉर्थ ईस्ट से उगेगा और नॉर्थ वेस्ट में छुपेगा, और सर्दियों में जब डीप हो जाएंगे तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ठीक है, इसलिए साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट।
तो उसका जो है मूवमेंट कम है, तो इस बात दिन छोटे हो गए। और नॉर्थ ईस्ट से हो गया तो नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर उसके बाद वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट। इस उसका जो मूवमेंट है बड़ी होगी तो दिन लंबे हो गए। क्लियर? इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में धूप नहीं आ रही। क्लियर? क्योंकि वो सिर्फ गर्मियों में ही नॉर्थ ईस्ट में आएगी ना। हाँ। तो नॉर्थ में तो आ नहीं रही, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं आई, नॉर्थ वेस्ट में भी आई थोड़ी सी, बहुत रेयर, जो बहुत गर्मी होगी हल्की सी। और हमारे देश के अंदर जो हवाएं हैं किस डायरेक्शन में चलती हैं? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पूर्वा सुहानी आई रे, पूर्वा, पूर्वा और पछवा, जो आपने बिल्कुल सही बताया। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वहाँ ना तो धूप आएगी ना हवा आएगी। और बाथरूम में आप नहाते हैं, सुबह जैसे नहाएंगे वो सूखना चाहिए। सूखेगा किससे? धूप से और हवा से। क्लियर? तो अगर नहीं सूखता तो क्या करोगे? वहाँ काई जमेगी और कुछ महीने के बाद बुजुर्ग आदमी का फिसलने की प्रोबेबिलिटी है, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसके अंदर सीलन रहेगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं हो रहा। ओके, अब ये बताते हैं साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, क्योंकि आग्नेय कोण है। क्योंकि अब मैं बता दिया कि साउथ ईस्ट में धूप रहेगी, क्योंकि जब गर्मियाँ होंगी तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और जब सर्दियाँ हो रही हो तो भी साउथ ईस्ट में धूप तो आ रही है। तो इसलिए बोलते हैं कि किचन जो है वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। वो अग्नि का कोण है, अग्नि वहाँ पर ठीक है, लेकिन जल वहाँ ठीक नहीं है। आपके किचन के बर्तन, सॉरी, बर्तन आप में किचन में धुलते हैं, कहीं और धुलते हैं? किचन में। फिर सभी के बर्तन किचन में धुलते हैं, जल तो वहाँ है। फिर कहाँ घुस गई इनकी वास्तु? फिर ये बोलते हैं प्यार नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट में। पाकिस्तान हमारे से कौन से डायरेक्शन में? वैसे नॉर्थ वेस्ट में ही। करें प्यार, चलें प्यार करने पाकिस्तान? अगली 14 फरवरी को चलेंगे? चलोगे? हुआ कभी प्यार पाकिस्तान से? बेकार की बात है। अब वैसे भी वो तो चलो एक कंट्री की बात होगी, कोई लड़की आ रही है, ठीक है, तो वो मतलब वो कहती आई लव यू, साउथ वेस्ट से आ रही है आई लव यू करने, तो उसको बोलना है तो नॉर्थ वेस्ट से आ। यूं होता है क्या? बोलते तो पागल है, यही बोलेगी, तो वहमी आदमी है, बाढ़ में जा। अगर वो सियाणी होगी तो ये तो पागल है। ठीक है। अब जो है पैसा कहाँ से आता है? वेस्ट से आता है। ठीक है। सर टॉमस रो जब आया था जहांगीर के दरबार के अंदर, तो उसने ये कहा था कि वहाँ का आम दरबारी इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी है उससे ज़्यादा अमीर। आम दरबारी कहाँ से आया था? वो वेस्ट से आया था। वो तो ईस्ट की तरफ आ रहा था ना, पोर्चुगीज ईस्ट की तरफ आए थे ना पैसे लेने। फ्रेंच भी, डच भी, इंग्लिश ईस्ट की तरफ ही आए थे ना पैसे लेने। आज भी भारत की स्त्रियों के पास रिजर्व बैंक का या इंडियन गवर्नमेंट का अनुमान है अमेरिका से 3 गुना गोल्ड है। हम ईस्ट में हैं भाई साहब, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में नहीं है, अमेरिका वेस्ट में है, उसके बाद पैसा नहीं है। दे डोंट हैव द टेंजिबल एसेट। जो टेंजिबल एसेट हमारे जो बनियों के पास होते हैं, जैसे हो गया रिफाइनरी अंबानी के पास, टाटा के पास, टाटा स्टील जमशेद जी ने जो बनाई थी टाटा नगर में। मार्क जुकरबर्ग वो जू है, उसके पास टेंजिबल एसेट नहीं है भैया। वो फेसबुक है, वो कल उड़ जाए कुछ पता नहीं, कल कहाँ हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट जो कोई फिजिकल सर्च इंजन था वो घुस गया गूगल के बाद, याहू घुस गया, ऐसे ऑर्कुट था वो घुस गया सारे। ये उनके पास कुछ नहीं भाई। यहाँ है पैसा ईस्ट में, वेस्ट में नहीं है पैसा। ये पता ही कुछ नहीं, हवा में रहते। वास्तु इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया कि धूप, हवा, और इससे हम फिर जो है घर का या किचन का या बाथरूम का जो है डिज़ाइन करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। तो फिर जो जैसे वास्तु से बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी, जैसे कई सारे वास्तु वाले हैं वो बोल लेते हैं अगर यहाँ पे किसी को गाड़ा गया है तो वो उससे ग्राउंड एनर्जी आएगी और उससे फिर आपकी तबीयत खराब होगी। ठीक है, मैटर अब करता है। नीचे जो है कभी भगवान जाने कि भैंस या भैंसा मर गया आज से कोई 25-30 साल पहले, अब उसका तो बायोडिग्रेडेबल है, वो तो चला गया। तो एनर्जी कौन सी आ रही है? मुझे नहीं समझ में आ रही है नहीं, कौन सी एनर्जी कौन सी आ रही है नहीं समझ में।
आई तो समझाओ मैं। और वो जो 2 लेकर के आते हैं ऐसे ऐसे वो घूमते हैं, नहीं, वो जो लेके आते हैं दैट इज डाउजर। डाउजिंग जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड वगैरह इससे चलेगा, वो एक पेंडुलम करके भी डाउजर होता है या यूं करके भी डाउजर होता है। तो पेंडुलम वाला भी है, आप ओम लिखोगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, आप लिखोगे मर्डर तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, क्योंकि आपकी माइंड रजिस्टर कर रहा है मर्डर इज नॉट अ गुड थिंग। तो इस तरह से वो भी जो भी है, वो जो लेके चल रहे हैं, वो पहले तो कॉपर की वो रॉड लेके चलते थे, फिर उन्होंने एक नया धंधा बना लिया, 2 लाइटें लगा दी ऊपर, वो 2 सेल लगा दिए, फिर कहने लगे वे नासा से कोई सीख के आया पता नहीं कहाँ। नासा ये लिए कब घूम रहा है, नासा ने तो बताया नहीं, नासा की साइट पे जाओ या उनको तो पता ही कुछ नहीं है क्या है जियोपैथिक स्ट्रेस उसकी जो बातें करते हैं। अब ये हाथ में लिए घूम के जो भी करते हैं इट्स फाइन, बट उसी को आप किसी स्टेबल किसी चीज़ के ऊपर लगा दो, वो नहीं घूमेगा, घुमा के देख लो नहीं घूमेगा। तो ये जैसे हाथ तो स्टेबल रहता है उनका भी। सर हाथ स्टेबल कैसे हो सकता है, आप मेरे को बता। आप फिर डंडे पे रख दो ना, जैसे बैडमिंटन के वो नेट के लिए वो डंडे होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे 2 डंडे लगाओ और पे लगा दो, फिर करके देख लो वो हिलता है नहीं हिलता, तब करो ना, ऐसे क्या मतलब। तो वो भी काम के नहीं है जो सब बताएं करके देखो, हम्म। मैं तो कह रहा हूँ करके देख लो भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन आप भी करके देख लो ना, क्लियर हो जाएगी बात। कितने नई नई टेक्निक निकाल दी हैं लोगों ने। सर ऐसा होता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम आए थे फील्ड में, ज्योतिष की फील्ड में सीखने के लिए, तो 3 ही विद्याएं थी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ग्राफोलॉजी भी थी लेकिन ज़्यादा क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होती थी, बाकी जैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी का आपको समझाया। इस तरह से जो ये हैंड प्रिंट्स हैं ये क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होते हैं। आपको पता ही है कि हाथ के छापे लिए जाते हैं, जब वो जेल में जाएगा या कोई आपने क्राइम किया होगा, हाथ के छापे लिए जाते हैं, होता है ना। एक लाल किताब थी, काल सब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हमारे जैसे पढ़ते गए 2-3 साल हमने पढ़ लिया, फिर आ गई एक रेकी, फिर आ गई करुणा रेकी, फिर आ गई फेंग शुई, फिर लामा फेरा, क्रिस्टल हीलिंग, वास्तु, वास्तु के साथ हुई न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, लाल किताब, फिर लाल किताब में भी कई कलेश निकल आए। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। वास्तु में भी फिर वो ये वाली वास्तु, जियोपैथिक स्ट्रेस वाली वास्तु, ये क्यों करते चले जा रहे हैं? क्योंकि आप मेरे पास आओगे पढ़ने के लिए तो मेरे वजह आप तनिया साहब क्या पढ़ाओगे, क्योंकि लोग मेरे पास यूँ नहीं आते कि हमको प्रेडिक्शन सीखनी है। कोई नहीं आया आज तक मेरे को प्रेडिक्शन सीखनी, भैया एस्ट्रोलॉजी सिखा दो, न्यूमरोलॉजी सिखा दो, केमिस्ट्री सिखा दो, वास्तु सिखा दो। कोई नहीं आता कहता है कि जी मेरे को प्रेडिक्शन सिखा दो। आपको जाए कहना चाहिए मेरे को प्रेडिक्शन सिखा दो, ठीक है। प्रेडिक्शन जब सीख लेंगे भाई ये काम कब होगा, उसके बाद रेमेडी की बात आएगी कि जब डायग्नोस करोगे तो उसके बाद केमिस्ट की दुकान पे जाओगे ना, डॉक्टर डायग्नोस कर लेगा। तो है क्या कि कुछ प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से आते हैं, एस्ट्रोलॉजी अधूरी है, न्यूमरोलॉजी ऐड हो जाती है और बेहतर हो जाता है, पामिस्ट्री ऐड हो जाती है और बेहतर हो जाता है। जैसे अगर हमने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से बता दिया कि यह बच्चा कलाकार बनेगा, तो कलाकार में कौन सी कला में पारंगत होगा ये नहीं बताया जा सकता। पेंटर होगा, एक्टर होगा, सिंगर होगा, सिंगर में लो नोट हाई नोट, ठीक है ना, कव्वाल है, शास्त्रीय संगीत है, ये बताया जा सकता है आज से। मैं ये बता रहा हूँ हैंड रीडिंग, गिटार, हाँ जी हैंड, गिटार बजाएगा, तबला बजाएगा, पेंटिंग करेगा, स्कल्पचर करेगा, दिस कैन बी नोन ओनली व्हेन यू लर्न पामिस्ट्री, ओके। अब क्या है कि जो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, एक और एडिशन कर लेते हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन है, लव अफेयर है, तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से हम बता देंगे भाई हिडन लव अफेयर, प्लेटोनिक लव अफेयर, स्कैंडलस लव अफेयर, फिजिकल लव अफेयर, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, मल्टीपल, ये हम बता देंगे। लेकिन LGBTQ के लिए क्या करना पड़ेगा? पामिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और जो फेस रीडिंग करके बताते हैं, नहीं उसको एक मिनट छोड़, फेस रीडिंग में नेचर पता चलेगा ना, प्रॉपर्टी परचेज कहाँ से पता चल जाएगी? वो तो सब बता देते हैं। नहीं प्रॉपर्टी परचेज थोड़ा ना बताते हैं कौन सा टाइम आएगा प्रॉपर्टी परचेज, यूं करके थोड़ा पता चलेगा प्रॉपर्टी परचेज कब होगा। ये बता, चलो मैं मान लेता हूँ कि विदेश जाएगा, लेकिन ये कैसे बताएगा कौन से टाइम पे वीज़ा मिलेगा? ये तो पॉसिबल है ना, कब जाएगा, ठीक है ना। फेस रीडिंग भी साइंस है, इसमें मैं मना नहीं करता, बट लिमिटेड है। लेकिन पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का वाइडर एस्पेक्ट, इसका भी बताया था आपको, ग्राफोलॉजी में क्या किया जा सकता है। सब साइंसेस का कोई ना कोई लाभ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ,
जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री बताई, ये किसने बताया आज तक? नहीं सुना कभी आपने? नहीं सुना? ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पढ़ने जाता है, उसने पहले तो गलती कर ली कि उसने बोला कि मेरे को आप एस्ट्रोलॉजी सिखा दो। अब एस्ट्रोलॉजी उसने सीखी तो अब टीचर ने बोला कि को उसने बोला जी प्रेडिक्शन तो आ रही नहीं, मतलब प्रेडिक्शन है ना, फिर केपी सिस्टम ठीक है, वो केपी सिस्टम सीख रहा है। उधर केपी सिस्टम में भी ना वो एक इंटरलिंकिंग थ्योरी आई है, नहीं उसको सीख लो, तो वो सीख ली। अब को समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो उसके थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है, इसकी थ्योरी डिफरेंट। बोला फिर सर वो कैसे, बोलते ज़्यादा देखना तो वर्षफल भी देखो आप, वर्षफल बढ़ा देंगे। फिर बोलते नहीं सर फिर रेमेडी भी पूछते हो, वो तब रेमेडी क्लास में बैठ जाओ, फिर लाल किताबी क्लास में बैठ जाओ। फिर सर इसमें क्यों नहीं चल रहा, वास्तु देखना पड़ेगा, वास्तु क्लास में आके बैठ जाओ। फिर ये सर से हीलिंग करना तो हीलिंग के लिए रेकी है, इस तरह उसको कोरस पे कोरस, कोरस पे कोरस, कोरस पे कोरस, नए नए कोरस, नए नए कोरस। फिर अभी नहीं आई है BNN, भृगुनंदी नाड़ी सीख लो। बस सब चले जा रहा है। कोई पढ़ने वाला ये नहीं कह रहा कि मेरे को प्रेडिक्शन सिखा दो, वो BNN को देख रहा है। मेरे को भी कहते हैं BNN, मैं कहा नो, यू वांट टू लर्न प्रेडिक्शंस, आई विल टीच। क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी हेडेक है, दिमाग मत खराब करो। अब डॉक्टर जा रहा है MBBS में, MBBS किस लिए जाना, अभी डायग्नोज कर सके। नाउ ही वांट्स टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑफ से स्किन का या समथिंग, तो वो स्किन के उसमें लाइन में चला जाएगा, बी मोर स्पेशलाइज्ड इनटू इट। लेकिन वो पता तो है ना वो क्या कर रहा है, यहाँ तो पता ही कुछ नहीं है, यहाँ तो पैथी सीख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पैथी में मतलब उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पामिस्ट्री सीखता है, बोलता है मैरिज यहाँ से बता रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बोलता है मैरिज यहाँ पर, एस्ट्रोलॉजी बता रहा है, मतलब वहीं से मैरिज पता चल जाती है। फिर एस्ट्रोलॉजी में भी केपी सिस्टम बता रहा है कि मैरिज होती है, जेमिनी वाला भी मैरिज बता रहा है, इंटरलिंकिंग वाला भी बता रहा है। अब उसको ये नहीं पता मैरिज होगी कौन सी पैथी से, मतलब कौन से सिस्टम से मैरिज होगी, अब उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये समस्या है, तो ये इस तरह से ये ऐड होते चला जाता है, बस यही सब चल रहा है। ठीक है सर, हमने काफ़ी लंबी पॉडकास्ट कर ली है। आखिरी क्वेश्चन आपके लिए कि आज का जो जनरेशन है या जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो इन वीडियो पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, और जो हमारे पेरेंट्स है वो लोग भी देख के भरोसा कर लेते हैं, वो कहने लगते हैं ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। तो ऐसी जनरेशन को आप क्या सलाह देंगे जो इन सब अंधविश्वासों में भरोसा ना करें और जो रियल जो एस्ट्रोलॉजी है उसके थ्रू चले? एस्ट्रोलॉजी को दफा करो तुम यार, भगवान कृष्ण को कोई नहीं सुन के राजी, सनातनी हो ना। अब भगवान कृष्ण, भगवान राम से ऊपर कौन है भाई? कोई नहीं है। उन्होंने तो, विष्णु जी ने अवतरित होके हमें सिखाया कर्म का सिद्धांत, बस सिंपल, कर्म से होगा, सिंपल है। आपको भगवान ने डॉक्टर बनाया, आप अपनी जीवन अच्छा करना चाहते हो तो भगवान कृष्ण ने कर्म के साथ रहो और धर्म के साथ। कर्म बहुत अच्छा किया भीष्म पितामह ने, लेकिन धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, तो उन्होंने समझा दिया भगवान कृष्ण ने, भाई तुम नहीं बचोगे। गुरु द्रोण को भी बताया, कर्ण को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया, सबको समझाया, लेकिन नहीं समझे लोग, तो बस धर्म के साथ करना। जब भी जिंदगी में कई समस्याएं आएंगी, जब आप ऐसे दोराव पे खड़े होगे, जब लोभ, मोह, मद, ये जो आपको जो है खींचेंगे अपनी तरफ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आपने उस समय पे अगर धर्म का साथ छोड़ा, बस वहीं गलती कर जाओगे, पूरी जिंदगी भुगतोगे उसके बाद। और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत ही डिटेल में आपने बताया। आई होप अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुनेगा तो उसको जो भी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड डाउट्स है और जो अंधविश्वास फैला जा रहा है उसमें अंतर समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरे को करनी चाहिए थी जी। महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, संभाजी महाराज, लचित बरफुकन, अबाक्का चौथा, महारानी लक्ष्मीबाई, मतलब अगर हम इनको भूल रहे हैं, और साथ ही साथ समर्थ गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, इनको जिस समय पे हम भूलने लग जाएं तो फिर हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने, भगवानों ने हमें सिखाया, हमारे गुरुओं ने और हमारे नारायण बाकुरों ने, ये आगे हमें करके दिखाया, ये मैं ज़रूर ऐड करना चाहता था। और हमारे 4 साहिबजादे और हमारी माता गुजरी, हमारे लिए वो सबने जीवन दे दिया, और हम जो है इन पचड़ों में पड़े हैं, इन उपायों में पड़े हैं,
वो जो लोग उपाय बता रहे हैं उनको इनसे कंपेयर कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने बात भी बोली है तो ये पाप है, मैं कहता हूं। बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।